लहरों से डर के नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। लहरों का मतलब होता है अप्स एंड डाउन्स, उतार चढ़ाव जिंदगी का हिस्सा है, वो चलते रहते हैं। आरसिम में भी कभी आपकी जिंदगी ऊपर जाएगी, कभी आपका बिजनेस ऊपर जाएगा, कभी नीचे भी आएगा, कभी आपका मूड ऊपर जाएगा, कभी वो भी नीचे आएगा, कभी आपकी इनकम ऊपर जाएगी, कभी वो भी नीचे आएगी। हेलो yes. तो घबराना मत, लगे रहना, हर रोज काम करना है, 2 से लेके 5 साल को जरूर। तो लहरों से डरोगे तो नौका पार नहीं होगी और कोशिश करते रहोगे तो कभी भी हार नहीं होगी। कभी 2 एग्जाम्पल देता है कि नन्ही चीटी दाना लेकर जब चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है, मन का विश्वास रगों में सांस भरता है, चढ़कर गिरना और गिरकर चढ़ना ना करता है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती और कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं। डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ वो लौट के आता है, मिलते नहीं है मोती सहज ही गहरे पानी में, बढ़ता उसका हौसला इसी हैरानी में, और मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। सफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो, जब तक ना हो सफल तुम, नींद चैन की त्यागो तुम, संघर्षों का मैदान है ये, मत छोड़ इसे भागो तुम। क्यों? क्योंकि बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती और मेहनत करने वाले की कभी हार नहीं होती। हालांकि लोग बहुत सेलिब्रेट करते हैं अपने बर्थडे, अपने शादी की सालगिरह वगैरह वगैरह, वो मेरे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता कभी। लेकिन मेरा एनिवर्सरी जो आरसिम में मेरे 25 साल पूरे हुए, मैंने 20वां साल भी बड़ी धूमधाम से मनाया था। मेरे पूरे हिंदुस्तान के टेक्निकल अचीवर्स को मैंने बुलाया था जिनके पास टाइम था, सारे नहीं आ पाए थे, सारे तो बहुत ज्यादा हो जाते हैं। और अभी 25वें साल पे मेरी 1 साल पहले 25वीं मैरिज एनिवर्सरी भी हुई, जिस दिन मेरी शादी हुई। तो वो कोई खास दिन हो तो सबकी होती है ना, है ना, सबके लिए वो भी खास होता है। मेरी सिल्वर जुबली थी, मैरिज एनिवर्सरी थी, वो हमने बस फैमिली ने, मेरे मम्मी पापा, मेरे भाई बहन और बच्चे, बस हमने घर में एक छोटा सा केक काट के सेलिब्रेट किया। और गिफ्ट के रूप में आरसिम की पावर की वजह से मैंने अपनी पत्नी को 5.5 करोड़ का घर खरीद के गिफ्ट किया। हेलो, बाकी और कुछ नहीं किया। लेकिन आरसिम की 25वीं मैरिज, सॉरी, आरसिम की मेरी 25वीं सालगिरह मनाने के लिए मैंने एक 5 स्टार होटल पूरा बुक किया 3 दिन के लिए, और उसमें अपने लीडर्स के साथ सेलिब्रेट किया। तो ये अंतर है। मैं आप सब साथियों को ये कहना चाहता हूँ, सर आरसिम आपकी जिंदगी में जो दे सकता है ना, वो कोई और चीज नहीं दे सकता। मेरा और पिछला बैकग्राउंड अगर मैं बताऊं तो जितने साथी आज यहाँ पे बैठे हुए हैं, आप में हर तरह के लोग होंगे, यहाँ इंडस्ट्रियलिस्ट भी होंगे, यहाँ मजदूर भी होगा, यहाँ फैक्ट्री में काम करने वाले भी होंगे, यहाँ फैक्ट्री चलाने वाले भी होंगे, यहाँ ड्राइवर भी होंगे, यहाँ पायलट भी होंगे, यहाँ डॉक्टर्स भी होंगे, इंजीनियर्स भी होंगे, लॉयर्स भी होंगे, हर तरह के काम करने वाले लोग खरीदार होते हैं। ये सुनो, इस हाल में बैठे हुए हर व्यक्ति अलग अलग प्रोफेशन से है, और इस हाल से बाहर जो बेचारे बेहाल घूम रहे, मतलब बेहाल का मतलब बिना हाल के, हेलो समझ बेहाल का मतलब जो अभी तो हम हाल में है, जो बेहाल है बाहर बिना हाल के, तो वो लोग भी खरीदार हैं। यस और नो? यस, सब लोग खरीदार हैं और सबको जरूरत है आरसिम की। अगर मेरी बात मैं 25 साल के अनुभव से शेयर करना चाहूं तो हर व्यक्ति को जरूरत है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसको आरसिम की जरूरत नहीं है। क्यों है वो मैं क्लियर करूंगा आपको, और हर व्यक्ति को आना पड़ेगा। तो हमारे एक लीडर बोलते हैं कि कुछ लोग आएंगे आपके संग संग, कुछ लोग आएंगे होके तंग, और कुछ लोग आएंगे देख के आपका ढंग। आएंगे तो जरूर, यस। और जितने भी साथी यहाँ पे बैठे हैं, जितने भी साथी यहाँ पे बैठे हैं, आप में से जो आदमी अपने आप को सबसे ज्यादा गरीब समझता होगा, क्योंकि हर तरह के लोग हैं यहाँ पे, करोड़पति हैं, अरबपति भी होंगे, लखपति भी होंगे, हजारपति भी होंगे, और बिना पति वाले भी होंगे हर तरह के लोग हैं। तो जो अपने आप को अगर सबसे ज्यादा गरीब समझता हो, आप मेरे को देख लो, मैं आपको कहना चाहता हूं, मैं उससे भी ज्यादा गरीब फैमिली में पैदा हुआ। अभी मैं संजय जी के साथ था, कल रात को ही आ गया था। संजय अभी रॉयल्टी चोर हमारे बीच में, संजय सिंह जी, टेक्निकल चोर, सॉरी। और वो मुझे कह रहे थे कि सर बहुत गरीबी देखी है मैंने, और वो बता रहे थे कि मैं यहाँ लुधियाना में आया तो ऐसे ऐसे काम किया, और ये छोटा सा घर था मेरा, आज इतना शानदार घर बन गया। तो मैं मन मन में सोच रहा था, और फिर मैंने उससे कहा कि मुझसे तो फिर भी अच्छे थे। मैंने कहा जहाँ पैदा हुए वहाँ घर था आपका? वो बोले हाँ सर वहाँ तो था। मैंने कहा मेरा तो वो भी नहीं था। हेलो, मैं ये आपको क्यों बता रहा हूँ कि वहां से आज अगर मेरे को बुलाया गया है, और अभी तक जितनी चीजें बताई गई होंगी,
तो आपको अंदाजा लग गया होगा यार विजय जी तो बहुत सीनियर है व्यक्ति, स्टार फायर का लेवल ऐसे ही नहीं मिलता। हेलो, बहुत बड़ी बड़ी चीजें आपको बताया गया होगा, लेकिन मैं पुरानी इसलिए बता रहा हूं कि अगर वहां से यहां तक पहुंचा जा सकता है तो हर व्यक्ति पहुंच सकता है। आपके पास तो साधन है, आपके पास तो व्यवस्था है, मेरे पास तो कुछ भी नहीं था। मेरा छोड़ो मेरे पापा जी का, मेरे दादाजी का भी अपना घर नहीं था। इतनी बुरी स्थिति में पैदा हुआ। मेरे दादा भी एक खेत मजदूर थे, किसी और के खेत में काम करते थे। जैसे पंजाब में आप लोग अगर कुछ किसान होंगे, यहाँ पे आपके खेत में कोई और काम करता हो और आपके खेत में ही रहता हो, उसका घर थोड़ी ना आपका है। ये सुनो, खेत मजदूर थे मेरे दादाजी। वहीं मेरे पापा जी की फैमिली पली बड़ी हुई। बाद में मेरे पापा जी एक सरकारी मजदूर बन गए। सरकारी मजदूर मतलब बिजली बोर्ड में खंभे गाड़ने का काम मिला उनको, और फिर वो ज्वाइन कर लिया मेरे पापा जी ने। और वो ज्वाइन किया तो मेरे दादाजी बड़े गुस्सा हुए कि नौकर बन गया तू और घर छोड़ के जाना पड़ेगा। तो फिर बाहर जाके, जिस समय उनकी शादी भी हो गई थी, जिस समय मैं पैदा हुआ, तो मैंने देखा कि हम किसी और के घर में रह रहे हैं। पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी क्लास तक मुझे समझ में आ गया कि हम गरीब हैं। मतलब मैं समझदार तो पहले से था, है ना। चौथी क्लास में समझ में आ गया। क्यों समझ में आ गया? क्योंकि मेरे जितने भी फ्रेंड थे बचपन वाले, उन सबके अपने घर थे, हमारा नहीं था। जितने भी फ्रेंड थे, जब मैंने साइकिल चलाना सीखा, देन आई वाज इन सेकंड क्लास, जब मैंने साइकिल चलाना सीखा, उस समय हमारे घर में साइकिल नहीं था, पड़ोसी के घर में, दोस्तों के घरों में साइकिल होता था। जब मेरे घर में दूध आता था तो किसी और का बिक्की भैंस का आता था। जब हमारे घर में सब्जी आती थी तो किसी और के खेत की आती थी, क्योंकि गांव में रहते थे, शहर में नहीं रहते थे, खरीदते नहीं थे, गांव से आती थी। तो मैं सोचता था कि यार मैं इतना गरीब क्यों? हमारा घर नहीं है, हमारी भैंस नहीं है, हमारे पास साइकिल नहीं है, हमारे पास खेत नहीं है। तो मैं पापा से पूछता था ऐसा क्यों? तो कहते थे कि बेटा पढ़ लिख ले, कोई अच्छी नौकरी मिल जाएगी तो ये सब कुछ भी आपके पास हो जाएगा। तो बचपन से ही एक फीडिंग मेरे दिमाग में डाल दी गई कि पढ़ाई लिखाई से कामयाबी मिलती है। और ऐसा सारे माँ बाप अपने बच्चों के दिमाग में डालते हैं, ये सुनो, कि पढ़ाई लिखाई करो, अच्छी नौकरी मिल जाएगी, कामयाबी मिल जाएगी, और ये सारी सुख सुविधाएं कामयाब लोगों के पास होती है। मेरे दिमाग में भी डाली गई। फिर मेरे को समझ में आ गया था कि यार मैं गरीब हूं, और बहुत से गरीब बच्चे मेरे स्कूल में भी थे, जिनको स्कूल से निकाल दिया उनके माँ बाप ने, किसी को ढाबे पे लगा दिया, किसी को चाय की दुकान पे लगा दिया, बाल मजदूरी करवाने लगे। तो मैं भी डर गया कि कहीं मुझे ना निकाल दें और मैं भी गरीब ही ना रह जाऊं। तो 5वीं क्लास में हम लोग जींद में शिफ्ट हो गए थे, मतलब शहर में आ गए थे। तो शहर में रद्दी अखबार के लिफाफे बेचने का काम शुरू किया मैंने। रद्दी अखबार के लिफाफे, उस जमाने में पॉलिथीन बैग नहीं आते थे जो आजकल आप सब्जी लेने जाओ तो पॉलिथीन में डाल के दे देते हैं ना, मैं उस समय की बात कर रहा हूँ। उस समय कागज के लिफाफे आते थे। तो ये काम शुरू किया, पढ़ाई के साथ साथ 5वीं कक्षा से काम शुरू कर दिया था, पढ़ाई जारी रखी। 8वीं क्लास में अखबार बांटने का काम शुरू करना चाहा, क्योंकि अखबार के लिफाफे बनाने में सारी रात लगती थी, सुबह बेच के आने पड़ते थे स्कूल से आने के बाद, तो समय ही नहीं मिलता था। रात को 10-10, 11-11, 12-12 बजे तक मैं लिफाफे बनाता था, और 200, 250, 250, 300 लिफाफों की गुट्टी बना के दुकानों पे बेचने के लिए स्कूल से आने के बाद जाना पड़ता था। तो मैंने देखा कि मेरा एक दोस्त मेरे स्कूल का, वो अखबार बांटने का काम करता है। मैंने कहा यार ये बढ़िया, सुबह 3:30 बजे उठो, अखबार उठाओ और फेंक के आ जाओ, उसके बाद स्कूल और आप फ्री। मैंने कहा यार ये काम तो मुझे भी दिलाओ। तो बंसल जी, आप ही की उनसे थे कोई, बंसल जी हमारे सेठ जी, एक बंसल न्यूज एजेंसी हमारे जींद में, आज भी है बेचारा, आज भी अखबार ही बेचता सर, आप मिलो उनसे। मेरे पास तो टाइम नहीं है उनसे मिलने का। बंसल न्यूज एजेंसी है, उनके पास मैं गया और मैंने कहा कि बाबूजी मुझे नौकरी दे दो, मैं भी अखबार बांटना चाहता हूँ। तो उन्होंने मुझे रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि क्वालिफाइड नहीं था। अब अखबार बांटने के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए होती है? साइकिल चाहिए, साइकिल चाहिए होता है, और मेरे पास साइकिल नहीं था। तो बोला बेटा पहले साइकिल खरीदो। तो साइकिल खरीदने के लिए मैंने बड़ी जिद की पापा से, पापा ने मना कर दिया कि मैं नहीं दिला सकता। फिर मैंने कहा कि मैं कमाई करने के लिए साइकिल मांग रहा हूं, मैं मौज मस्ती के लिए नहीं मांग रहा हूं, मुझे रिकमेंडेशन दे दो, किस्त मैं भरूंगा। इस शर्त पे पापा ने मुझे जींद के अंदर एक तुलसी साइकिल स्टोर है गोहाना रोड पे, भाई एड्रेस बता रहा हूं मैं मेरी सारी स्टोरी, उस तुलसी साइकिल स्टोर से, गोहाना रोड से मैंने किस्तों में साइकिल खरीदी जब मैं 8th क्लास में था। और मजे की बात, वो भी बेचारा आज भी साइकिल ही बेचता है। मैं आज भी है वो तुलसी साइकिल स्टोर। हाँ, फर्क सिर्फ इतना है कि जब मैंने साइकिल खरीदी थी, वो उस शहर की सबसे बड़ी साइकिल की दुकान होती थी, इतनी बड़ी दुकान। लेकिन आज उसके 2 बच्चे थे,
आज उस दुकान के बीच में दीवार खिंच गई और वो छोटी छोटी 2 दुकानें बन गई साइकिल की। नाम वही है, तुलसी साइकिल स्टोर। मैं साथ में आपको ये समझाना भी चाहता हूं कि हम कुछ भी काम करते हैं वहां पे एक्टिव इनकम आती है, और वो एक्टिव इनकम तभी तक रहती है जब तक हम काम करते हैं। ये सुनो, इसीलिए हम अपनी जिंदगी में बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं कर पाते। मैक्सिमम लोग जिस क्लास में पैदा होते हैं उसी क्लास में मर जाते हैं। ये सुनो, लेकिन ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो आपकी क्लास बदल सकती है। समझ रहे? मैं उस पोजीशन से यहां तक पहुंच गया है। अपनी स्टोरी को जारी रखता हूं, उसके बाद फिर मैसेज की बात बाद में करेंगे। मैंने अखबार बांटना शुरू किया सर। सुबह 3:30 बजे एक साइकिल खरीद लिया और अखबार बांटना शुरू किया। 3-3:30 बजे उठता था, अखबार कलेक्ट करता था और जींद की एक पोस्ट कॉलोनी में अखबार बांटता था, अर्बन स्टेट। और अखबार बांटते हुए जब मैं कोठियों को देखता था सोचता था, हाय कितनी बढ़िया कोठी है, काश हमारी भी हो। हेलो, सपने देखना शुरू कर लिया। कई कोठियों में गाड़ी खड़ी होती थी, मैं कभी गाड़ी के नीचे से अखबार फेंकता था, कभी ऊपर से, और सोचता था ओह कितनी बढ़िया गाड़ी है, काश मेरी। गोल प्लानिंग है आज मेरे सामने आपको बिठाना था, वरना बहुत लोगों को बुलाया गया होगा, सारे लोग नहीं आए होंगे यार। ये सुनो, ऊपर वाले ने आपको चुना। एक बार ऊपर के वाले के लिए जोरदार तालियां। उस भगवान ने, उस ईश्वर ने, उस वाहेगुरु ने, उस खुदा ने आपको यहाँ पे भेजा है। किस लिए? क्या ऊपर वाला आपकी जिंदगी में परिवर्तन करना चाहता है? हेलो, आपको के सपने पूरे करना चाहता है, इसलिए यहाँ बुलाया? नहीं, ऊपर वाले की सोच इतनी छोटी नहीं है। आपकी जिंदगी में परिवर्तन हो जाए इसलिए आपको यहाँ नहीं बिठाया है, बल्कि आपके माध्यम से लाखों लोगों की जिंदगी में परिवर्तन हो इसलिए आपको यहाँ। तैयार है? 8 फरवरी सन 2000 से काम शुरू किया था सर। स्टार्टिंग में जैसे आप लोग कर रहे हो, मनमाने ढंग से ऐसे ही छोटी सी सोच के साथ किया था। क्या आएगा तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं, कौन सा नुकसान होगा। दूसरा अच्छा काम मैंने एक और किया। पहला तो ज्वाइन कर लिया, ये अच्छा काम। दूसरा अच्छा काम ये किया कि मैंने आरसीएम की मीटिंग होती थी हमारे यहाँ हर संडे को। एसटीडी पीसीओ के पास एक दुकान थी 10x12, 10x13 के आसपास की। उसी में 10-12 लोग बैठते थे, कभी 8-10 भी रह जाते थे, कभी 15-20 भी हो जाते थे। हर संडे को वहां पे फिक्स थी, मीटिंग होती थी। और उस मीटिंग में मैं जाके बैठने लगा क्योंकि संडे वाले दिन में फ्री होता था। और मजा इसलिए आता था कि मेरे उसमें कई दोस्त थे, तो एसटीडी पीसीओ वाला 1-2 दोस्त थे, तो वहां गप्पे भी हाँक लेते थे, चाय भी पी लेते थे। वहां एक आइसक्रीम वाला था, उसे आइसक्रीम भी खा लेते थे। गर्मियों में आइसक्रीम खा लेते थे, सर्दियों में चाय पी लेते थे। तो वहां एक जाने की आदत बन गई, लेकिन आदत अच्छी बन गई। मीटिंग में कहा था ना अभी, ये क्या नाम है, अभी हमारे एक सर ने बंसल जी के बारे में क्या बता रहे थे, रेवड़ भैंस वाला कटिया क्या था, हाँ सर ने बताया कि इसके पीछे पीछे घूम लो आप भी हो जाओगे, है ना। तो भाई वो मीटिंग सेमिनार इवेंट में कामयाब लोग थे। कहा जाता है संगत का असर होता है, गंदे लोगों में रहोगे गंदे वाले जाओगे, गाली देने वाले लोगों में रहोगे गाली देने लग जाओगे, नशा करने वाले लोगों में रहोगे तो नशा करने लग जाओगे। हेलो, जैसे लोगों में रहोगे वैसा बन जाओगे। अभी जनीत अरोड़ा जी कहाँ है, जींद से आए थे, लेकिन ये जो बोलते हैं तो लगता ही नहीं कि जींद वाला, ये तो प्योर पंजाबी दिखता है। अभी बोल रहा था ना जैसे, तो क्यों? क्योंकि बचपन से पंजाब में रहा। अभी इसी को बंगाल में छोड़ आते, मतलब बंगाल में चले जाते तो बंगाली बोलता, ये सुनो। और साउथ में रहता तो वो वैसे बोलता जैसे मुंह में कंकड़ लेके हिला देता हूँ, उनकी भाषा नहीं बोलनी आती है ना, समझ रहे? मतलब संगत का असर होता है। आप में से कोई व्यक्ति अगर इंग्लिश में एमए किया हुआ है, मतलब इंग्लिश ऑनर्स किया हुआ है, जो इंग्लिश में, शायद हमारे भारत में वो भी इतनी इंग्लिश नहीं बोले। अगर यहाँ से किसी एक अनपढ़ व्यक्ति को 2 साल के लिए ब्रिटेन छोड़ाओ, उसके बाद लेके आओगे तो उसको माफ कर देगा। ये सुनो, तो संगत का असर होता है। गंदे लोगों में रहोगे गंदे बन जाओगे, ठीक इसी तरीके से कामयाब लोगों की संगत में रहोगे तो कामयाब भी बन जाओगे। ठीक है? मीटिंग सेमिनार इवेंट्स में जरूर रहो, माहौल में जरूर रहो। मेरी कामयाबी का राज अगर सबसे बड़ा है, एक तो मैंने ज्वाइन कर लिया, एक मैं माहौल में रहा। धीरे धीरे समझ में आया, बहुत बार उतार चढ़ाव आए, बहुत बार ऐसा भी लगा कि यार कोई जुड़ता ही नहीं। जिसको भी बताते हो कहते अच्छा तू बनेगा करोड़पति बन जाए, अच्छा तेरी गाड़ी आएगी, तेरी में ही बैठ जाएंगे, ऐसे बोलते हैं। मुझे बोलते थे, बहुत मजाक उड़ाते थे। और कई बार लगता था कि ये बाहर का बैग फेंक के और अपना कंप्यूटर ही सिखाए, कोई फायदा नहीं। लेकिन फिर चाय याद आ जाती थी, हेलो संडे वाले दिन, कि वहाँ 2 इकट्ठे होते हैं आरसीबी मीटिंग में, वहाँ गप्पे हाँकेंगे। और वहां जाके बैठ जाते थे तो एक दूसरा व्यक्ति आता था जो मेरे से कम पढ़ा लिखा होता था। वो कहता था
पिछले महीने ज्वाइन किया, इस बार मैंने प्लान दिखाया, 3 नई ज्वाइनिंग करा दी। मैं तो करूँ यार, 3 करवा दूं। फिर दोबारा 4 हो जाता था, अरे करना चाहिए, है माहौल का असर पड़ता है ना, तो माहौल में रहना चाहिए। तो नेगेटिविटी तो हमारे अंदर भी आती थी, लेकिन माहौल की वजह से कभी अप कभी डाउन, कभी छोड़ना का सोचना, कभी आगे बढ़ने की सोचना, ऐसा चलता रहा। और आपसे भी मैं कहना चाहता हूं सर, माहौल में जरूर रहना शुरू करो। करेंगे? यस तैयार हैं? यस। फिर दुनिया की कोई ताकत आपको कामयाब होने से नहीं रोक सकती, फिर कोई नहीं रोक सकता। माहौल से कहा जाता है जो जहाज रडार की पकड़ में रहता है उसका कभी भी एक्सीडेंट नहीं होता, और जो रडार की पहुंच से दूर चला जाता है उसको कोई बचा नहीं सकता। हेलो,